आइए सुनते हैं अनु सिंह चौधरी जी की कहानी हाथ की लकीरें। ए रनिया, उठती है कि एक लात मारे पीठ पर। आग के सामने से जरा देर को हटे नहीं कि पैर पसाकर सोई रहती है। नौकर जात की यही तो खराब आदत है, जब देखो निगरानी करनी पड़ती है। अब उठेगी भी कि गोल गोल आंख करके हमको ऐसे ही घूरती रहेगी। माँ ने बड़े प्यार से जिस बेटी का नाम रानी कुमारी रखा होगा, उस रानी को मालकिन ने रनिया बना डाला। नाम का ये अभ्रंश रानी से ऐसा चिपका कि मालकिन और उनके घर के लोग तो क्या, अड़ोसी पड़ोसी और रनिया के घर वाले भी उसका असली नाम भूल गए। 7 साल की उम्र में ही रानी रनिया हो गई और मालकिन का आलीशान घर उसकी दुनिया। हर रोज बिना लाद बात के रनिया की नींद खुलती नहीं है। सो उस दिन भी क्या खुलती। जेठ की चिलचिलाती दोपहरी तो अच्छे अच्छों की पलकों पर भारी पड़ती है। फिर रनिया का तो यूं भी कुंभकर्ण से पुराना नाता है। उस दिन भी भरी दोपहर में खटाई डालने के लिए एक छैटी कच्चे आम छीलने को कह दिया था मालकिन ने, और खुद चली गई थी पलंग तोड़ने। अब नींद मालकिन की मुलाजिम तो है नहीं कि उनके कहे से रनिया के पास आती और जाती। खैर, मालकिन की एक फटकार ने रनिया को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। वैसे कहीं भी सो रहने की पुरानी आदत है रनिया की। कहीं भी ऊँघने लगती है और जाने कैसे कैसे सपने देखती है। मिठाई, पकवान, साड़ी, कपड़े, बगल के बिन्नू, पड़ोस की मुनिया, सब आते हैं सपने में। आजकल भाभी जी भी बहुत आती हैं सपने में। अभी अभी देखा कि भाभी जी, ओ महारानी, खड़े होकर खाली मुंह ताकेगी हमारा कि कुछ काम धाम भी होगा। रनिया सोच भी पाती कि उसके सपने में भाभी जी क्यों उदास बैठी नारंगी रंग की साड़ी में गोटा लगा रही थीं कि मालकिन ने फिर से उसकी सोच में खलल डाल दिया। अभी आंखें खोलकर सपने देखेंगे तो मालकिन हमारा यहीं बुरता बना देगी। रनिया मन ही मन बुदबुदाई। हाथ पैर सीधा करने का वक्त नहीं था। मालकिन के चीखने चिल्लाने के बीच ही बड़ी तेजी से काम भी निपटाने थे। वैसे ठाकुर निवास में कहर बाकी था अभी। रनिया को सोते देख भड़की मालकिन के क्रोध की चपेट में घर के बाकी नौकर भी आ गए। मालकिन एक एक कर सबको किसी न किसी पुरानी गलती के लिए बगिया उड़ेरती रहीं। अब तो सब आकर रनिया की धुनाई कर देंगे। सबसे छोटी होने का यही तो नुकसान है। ऐसे में भाभी जी का कमरा ही है जो रनिया की शरणस्थली बनता है। रनिया ने जल्दी से घड़े से ताज़ा पानी तांबे के जग में उल्टा और भाभी जी के कमरे की ओर बढ़ गई। इन दिनों ठाकुर निवास में उसे दिन भर भाभी जी की शुश्रूषा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ काम करने वाला ड्राइवर कमेसर काका रनिया के टोले का है। रनिया को ठाकुर निवास में वही लेकर आया था। माँ ने कितनी ही मिन्नतें की थी कमेसर से, तब जाकर हवेली के अहाते में काम मिला था उसको। 7 की थी तब रनिया, अब 14 की होने वाली है। तब मालकिन के पैरों में तेल लगाना इकलौता काम था। अब प्रमोशन हो गया है उसका। मालकिन की परछाई बना दी गई है रनिया। पिछले कुछ हफ्तों से मालकिन ने रनिया को भाभी जी को सौंप दिया है। अपनी तिजोरी की चाबी सौंपने से पहले अपने सबसे विश्वासपात्र नौकरानी बहुओं को सौंपना इस ठाकुर निवास का दस्तूर है शायद। वैसे रनिया का एक घर भी है जहाँ हर रोज़ देर शाम लौट जाती है वो। रनिया की माँ 5 घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है और बाप मटहरा चौक पर सब्जियों की दुकान लगाता है। 3 बड़े भाई हैं और रनिया 2 बहनों के बीच की है। सब काम पर लग गए हैं। वैसे माँ को सुबह सुबह आने वाली उल्टियों के दौर से लगता है अभी परिवार के सदस्यों की संख्या पर पूर्ण विराम नहीं लगने वाला। माँ जैसा ही हाल यहाँ भाभी जी का है। अंतर बस इतना ही है कि 8 सालों के इंतज़ार के बाद भाभी जी पहली बार माँ बनने वाली हैं। पूरा परिवार जैसे उन्हें सिर आंखों पर रखता है। वैसे ठाकुर निवास के 9 कमरों के मकान में रहने वाले लोग ही कितने हैं। दिन भर पूरे घर को अपने सर पर उठाए रखने वाली एक मालकिन, खूब गुस्सा करने वाले एक मालिक और एक भैया जी, जो काम के सिलसिले में जाने किस किस नगरी घुमा करते हैं। 5 नौकरों और 2 नौकरानियों की एक पलटन इन्हीं 4 लोगों के लिए मुस्तैदी से तैनात रहती है। रनिया भाभी जी के कमरे में पानी रखाई है। भाभी जी सो रही हैं। दरवाज़ा खुलने की आहट से भी नहीं उठती। दिन भर बिस्तर पर ही रहती हैं वो। शाम होते होते छत पर चली जाती हैं और छत पर तब तक बैठी रहती हैं जब तक शाम ढलकर रात में नहीं बदल जाती और रनिया के घर लौटने का समय नहीं हो जाता। रनिया भाभी जी के आजू बाजू परछाई की तरह डोलती रहती है, लेकिन अपनी परछाई से भला कौन बात करता है जो भाभी जी करेंगी। दोनों ने एक दूसरे की खामोशियों में सहजता ढूंढ ली है। एक को दूसरे के बोलने की कोई उम्मीद नहीं होती। एक उदास खामोश आंखों से हुक्म देती है, दूसरी खामोश तत्परता से उसका पालन करती है। दोनों अपने अपने रोल में एकदम सहज हो गए हैं। इसीलिए उस दिन अचानक भाभी जी ने चुप्पी तोड़ी तो रनिया भी चौंक गई। बात पिछले बुधवार की ही तो है। मालकिन का आदेश था कि भाभी जी झुक नहीं पाती, इसीलिए रनिया उनके पैर साफ कर दे, नाखून काटकर पैरों में आलता भी लगा दे। मालकिन के आदेशानुसार रनिया लोहे की बाल्टी में गर्म पानी ले आई थी।
भाभी जी ने बिना कुछ कहे अपने पैर बाल्टी में डुबो दिए थे। रनिया भी कुछ कहे बिना गर्म पानी में डूबी भाभी जी की गोरी एड़ियों की ओर देखती रही थी। क्या देख रही है रनिया? भाभी जी ने चुप्पी तोड़ी थी। आपके पाँव भाभी जी कितने सुंदर हैं। रनिया अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई थी, लेकिन ये ना बोल पाई थी कि पाँव ही क्यों, भाभी जी आप भी तो कितनी सुंदर हैं। माँ नहीं कहती अक्सर कि भैंस पर भी गोरे रंग का मुलम्मा चढ़ जाए तो लोग गाय की तरह पूजने लगेंगे उसको। सब रंग का ही तो खेल है, और भाभी जी तो वाकई सुंदर हैं। उस दिन पहली बार भाभी जी के चेहरे पर हंसी देखी थी रनिया ने, जेठ को औचक भिगो देने वाली बारिश की तरह। हंसकर बोली, हाथ की लकीरें हैं रनिया कि ये पाँव ऐसी जगह उतरे कि फूलों पर ही चले। फिर एक पल की चुप्पी के बाद बोली, मुझे चलने के लिए इतनी सी फूलों की बगिया ही मिली है रनिया, तेरी तरह खुला आसमान नहीं मिला उड़ने को। किसी को अपनी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं लगती, हर किसी को दूसरे का जिया ही बेहतर लगता है। रनिया को भाभी जी से रश्क होता है। भाभी जी रनिया का सोचकर हैरान होती हैं। कितना ही अच्छा होता कि ठाकुर निवास से निकलकर हर शाम कहीं और लौट सकती वो भी। रनिया से उस दिन पहली बार भाभी जी ने अपने मन की बात कह डाली थी, और रनिया ने भाभी जी के इस अफसोस को अपने पड़ोस के कुएं में डाल आने का फैसला कर लिया था मन ही मन। कुछ बातें राजी अच्छी, कुछ दर्द अनकहे ही भले। उस दिन अपना काम खत्म करने के बाद घर आकर जब रनिया हाथ पैर धोने के लिए कुएं के पास गई तो फिर भाभी जी के गोरे पाँवों का ख्याल आया। हाथ की लकीरों का ही तो दोष रहा होगा कि उसे ये बीमारियों से भरे कटी फटी लकीरों वाले पाँव विरासत में मिले, और भाभी जी को आलता लगे गोरे सुंदर पाँव। फूलों की बगियां और आसमान का वैसे भी कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। उधर भाभी जी का पेट गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है, और इधर माँ का। दोनों के बीच रहकर रनिया का काम बढ़ता चला गया है। मालकिन तो भाभी जी को तिनका भी नहीं उठाने देती। भाभी जी का खाना भी बिस्तर तक पहुंचा दिया जाता है। रनिया को मालकिन ने सख्त हिदायत दे रखी है कि भाभी जी बाथरूम में भी हों तो दरवाजे के बाहर उनका इंतज़ार करती रहे। ठाकुर निवास में पहली बार रनिया को इतने कम और इतने आसान काम मिले हैं, लेकिन भाभी जी की बोरियत देखते रहना, उनके साथ खामोशी से रोज़ रोज़ दिन के कटते रहने का इंतज़ार करते रहना, इससे भारी काम रनिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। और माँ है कि उसके काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। माँ अभी भी उन 5 घरों की सफाई का काम करने जाती है, इसलिए घर लौटकर रनिया और उसकी बहन चौके में जुट जाती हैं ताकि माँ को थोड़ा आराम मिल सके। कम से कम घर में रनिया के पास कुछ अदब के काम तो है। थकी मांदी लौटी माँ को जब रनिया आराम करने को कहती है तो माँ कहती है, अरे घबरा मत, हमको तो आदत है ऐसे में काम करने की। कभी कभी बातों में भाभी जी का भी जिक्र चला आता है। हम अपने हाथों में आराम की लकीरें लेकर पैदा नहीं हुए रनिया। तेरी भाभी जी सी किस्मत नहीं है मेरी कि 9 महीने बिस्तर तोड़ सकूं, और वो भी कितनी बार। तेरी भाभी जी की तरह जब तब की औलाद थोड़ी है ये। माँ अपने फूले हुए पेट की ओर इशारा करती है और वापस रोटियां बेलने में जुट जाती है। हाथ की लकीरें शायद पेट से ही बनकर आती हैं, रनिया सोचती है। जब तब वाली लकीरें, यूं ही बन जाने वाली कटी फटी बेमतलब की लकीरें। भाभी जी के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के अस्पताल में कमरा किराए पर ले लिया गया है। 8वें महीने में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और रनिया की ड्यूटी अब अस्पताल में लगा दी गई है। जाने कौन सा डर है मालकिन को कि सारा दिन पूजा पाठ और मन्नतें मांगने में निकाल देती हैं, और शाम को भाभी जी के पास प्रसाद का पूरा टोकरा लेकर चली आती हैं। अब किसी पर चीखती चिल्लाती भी नहीं वो। क्या जाने कौन से रूप में विराजमान ईश्वर नाराज हो जाए, क्या जाने कब किसमें दुर्वासा ऋषि समा जाए। पूजा पाठ के पुण्य प्रताप से पोता हो जाए, इसके लिए शक्कर सिंदूर के साथ हनुमान जी के सामने 51 मंगलवारों का निर्जल व्रत भी कबूल आई हैं। बच्चा होना इतनी बड़ी बात तो नहीं, रनिया सोचती है अक्सर। उसकी माँ के तो हर साल एक हो जाता है। भैया जी काम से छुट्टी लेकर घर लौट आए हैं, वो भी पूरे दिन भाभी जी के सिराने बैठे रहते हैं। रनिया ने दोनों को अपने माँ बाप की तरह कभी लड़ते नहीं देखा, खूब बातें करते भी नहीं देखा। दोनों एक कमरे में रहकर भी कितने दूर दूर लगते हैं। कुछ भी हो, लड़ झगड़ कर ही सही, माँ बाबू बच्चे तो पैदा कर रहे हैं ना हर साल। एक शाम रनिया अस्पताल से घर लौटती है तो माँ का अजीब सा खिंचा हुआ चेहरा देखकर डर जाती है। रनिया की बड़ी बहन सरिता बगल से मुनिया की दादी को बुलाने गई है। माँ का चेहरा दर्द से काला पड़ता जा रहा है। रनिया समझ नहीं पाती कि भागकर बाहर से किसी को बुला लाए या माँ के बगल में बैठी उसे ढांढस बंधाती रहे। इससे पहले कभी उसने बच्चा होता देखा भी नहीं। दीदियों से कुछ ऊटपटांग किस्से ज़रूर सुने हैं। रनिया माँ की दाहिनी हथेली अपनी मुट्ठियों में दबा लेती है। साहस देने का और कोई तरीका रनिया को नहीं आता। माँ बेहोशी के आलम में कुछ कुछ बड़बड़ाती जा रही है।
संदूक में नीचे धुली हुई धोती है, निकाल ला। छोटे वाले पतीले में ही पानी गर्म कर देना। तेरा बाबू नहीं लौटा क्या? सरिता कहाँ मर गई? अभी तक लौटी क्यों नहीं? पता नहीं कितने मिनटों और कितनी चीखों के बाद पीछे से उसकी बहन सरिता, मुनिया की दादी और पड़ोस की दुलारी काकी को लेकर आती है। औरतों ने दोनों लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया है और खुद माँ को संभालने में लग गई हैं। बाहर बैठी रनिया कुछ देर तो अंदर की अजीब अजीब आवाज़ें सुनती रही है और फिर जाने कब आदतन ऊँघते ऊँघते वहीं दरवाजे के पास लुढ़क जाती है। माँ के पेट से सपोला निकला है जो उसकी छाती से चिपका सबकी ओर देखकर जहरीली फुफकारी मार रहा है। रनिया के हाथ में छोटी सी छड़ी है, सोने की। रनिया अपनी सुनहरी छड़ी पर सांप का खून नहीं लगाना चाहती। बाबू उसकी चोटी खींच रहा है। हाथ उठाती क्यों नहीं? कैसी पागल है तू रनिया? दुलारी काकी रनिया की चोटी खींच खींच कर उसे जगा रही हैं। कितना सोती है रे तू रनिया? कुंभकर्ण की सगी बहन है तू तो। 1 घंटे से चिल्लाकर उठा रहे हैं। चल अंदर आ, भाई हुआ है तेरा। खूब सुंदर है, माथे पर काले काले बाल और रंग तो एकदम लाट साहब वाला, भग भग सफ़ेद। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? ऐसे क्यों देख रही है? जा अंदर जा, माँ का ख्याल रख, समझी? हक्की बक्की रनिया उठकर भीतर चली आई है। बच्चा पैदा कर देने के बाद माँ इत्मीनान और थकान की नींद सो रही है और उसकी बगल में सफ़ेद धोती में लिपटा उसका भाई गोल गोल आंखें किए टुकुर टुकुर ताक रहा है। रनिया झुककर उसे देखती रहती है और फिर उसी की बगल में लेट जाती है। सांप और सोने की लाठी वाला सपना कहीं गुम हो जाता है। रनिया की नींद देर से खुलती है। माँ तब तक वापस चौके में आ चुकी है और चूल्हा जला रही है। रनिया का नया भाई सो रहा है। बाबू काम पर जाने के लिए सब्जी की टोकरियाँ निकाल रहा है और उसकी बड़ी बहन सरिता छुटकी को गोद में लिए दरवाजे पर झाड़ू दे रही है। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर रनिया भाभी जी के पास अस्पताल की ओर भाग जाती है। 1.5 महीने हो गए हैं भाभी जी को अस्पताल में। ये डॉक्टर भी कैसा पागल है। माँ को बच्चा जनते देखकर तो डॉक्टर के पागल होने का शक और पुख्ता हो गया है। भाभी जी बीमार थोड़ी हैं, बच्चे ही तो होना है उनको, फिर ये तामझाम क्यों? फिर एक दिन अस्पताल के दरवाजे पर कमिश्नर काका रोक लेते हैं। काका का चेहरा सूखा हुआ है, आंखें लाल। रनिया को देखकर बोल पड़ते हैं, घर जा रनिया, तेरी ज़रूरत नहीं अब भाभी जी को। रनिया हैरान उन्हें देखती रहती है और फिर बिना कुछ कहे भाभी जी के कमरे की ओर बढ़ती है। रनिया सोचती है कि भाभी जी के डॉक्टर के साथ साथ भैया जी के ड्राइवर कमिश्नर काका भी पागल हो गए हैं शायद। भाभी जी के कमरे में बाहर सन्नाटा है। अंदर वो लेटी हुई हैं बिना पेट के। भैया जी गलियारे में डॉक्टर साहब से कुछ बात कर रहे हैं और मालकिन बगल में कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठी हैं। कोई रनिया की ओर नहीं देखता, कोई रनिया से नहीं पूछता कि उसे आने में इतनी देर क्यों हुई। पीछे से कमेसर काका उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच ले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है काका? भाभी जी तो कमरे में सो रही हैं, फिर सब इतने परेशान क्यों हैं? और उनको बेटा हुआ या बेटी? मैंने पेट देखा उनका। भाभी जी के पेट से मरा हुआ बच्चा निकला रनिया। इतने दिन से इसी मरे हुए बच्चे की सेवा कर रही थी तू। बेचारी, कैसी किस्मत लेकर आई है ये बहू। स्तब्ध खड़ी रनिया कमेसर काका के शब्दों के अर्थ टटोलने लगती है। मरा हुआ बच्चा पेट से थोड़ी निकलता है किसी के। ये कमेसर काका ना कुछ भी बकते हैं। माँ के पेट से तो कितना सुंदर भाई निकला है। भाभी जी से ही पूछेंगे बाद में, अभी तो ये बुढ़ा हमको अंदर जाने भी नहीं देगा। ये सोचकर रनिया धीरे से अस्पताल से बाहर निकल आई है। दोपहर को जब कमेसर काका भैया जी और मालकिन को लेकर घर की ओर निकलते हैं तो रनिया सीढ़ियाँ कूदती फांती भागती हुई कमरे के अंदर पहुंच जाती है। रनिया को देखकर भाभी जी ठंडे स्वर में कहती हैं, जा रनिया, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मुझे तो अब अपनी भी ज़रूरत नहीं। रनिया घर लौट आई है, किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपने नवजात भाई को गोद में लिए बैठी रहती है। बैठे बैठे ऊँघती हुई रनिया सपने में लाल सितारों वाली साड़ी में भाभी जी को देखती है और उनकी गोद में देखती है सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक बेजान बच्चा। उसके भाई की गोल गोल काजल लगी आँखें, माँ का बढ़ा हुआ पेट, भाभी जी के आलता लगे पाँव, खून सी लाल फूलों की क्यारियाँ, हाथों की कटी फुटी उलझी हुई लकीरें। नींद में सब गड्ढमड्ढ हो गए हैं। तो ये थी अनु राय चौधरी जी की कहानी हाथ की लकीरें। सुनने के लिए धन्यवाद।